Good morning and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहां हम रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, उन आर्टिकल्स को इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज है 28 फरवरी। ना बिफोर वी सी कि आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि हर साल 28 फरवरी को इंडिया नेशनल साइंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करता है। सो ईच ईयर 28 ऑफ फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे। और इस साल का 2024 का जो थीम है दैट इज साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे ये बात। इस साल का 2024 का हमारा नेशनल साइंस डे का जो थीम है दैट इज साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, जब भी हम साइंस की बात करते हैं या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंटेग्रल पार्ट प्ले करते हैं। स्पेशली इंडिया, हमारा टारगेट है दैट बाय 2047 हम एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं। तो हमारी इस जर्नी को पूरा करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट एक मेजर ड्राइवर के जैसे एक्ट करेंगे। वी हैव कमिटेड, हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं। हम पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू इन कमिटमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। हम ग्लोबल फोरा के ऊपर पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि इस साल का साइंस डे का जो थीम है वो हमारी इसी विजन को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने वाली विजन को ही रीइंफोर्स करता है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने में साइंस का जो रोल है उसे हम इससे ज़्यादा और एम्फेसिस नहीं दे सकते। कोई भी कॉन्वर्जेशन अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी है तो वो साइंस के बिना इनकम्प्लीट है। सो स्पेशली साइंस से हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बड़ी ज़रूरत ये है कि कंसिस्टेंटली और सस्टेनेबली इस पर्टिकुलर फील्ड को फंडिंग भी मिलनी चाहिए, जिससे कि हम ट्रांसफॉर्म कर पाएँ अपनी कंट्री को एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाएँ। तो याद रखेंगे, इस साल का थीम है साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो विद दिस देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे गगनयान क्रू के बारे में। हमने कल की वीडियो में देखा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक तो 3 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ जो थी वो इसरो को डेडिकेट की थी। हमने कल की वीडियो में उसके बारे में जाना था और ये भी कहा था कि कल गगनयान क्रू में जो क्रू मेंबर्स हैं उनके नामों की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो वही हुआ। इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट्स के जो नेम हैं, दे कुड बी द पॉसिबल गगनयान क्रू, तो उनके जो नाम हैं वो यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। एक बार क्विकली देख लेंगे एंड गगनयान मिशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी यहाँ से समझ लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि हमारा एक जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा था। 10,000 जिनोम को जहाँ पे स्टडी किया गया है और ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो गया है। तो जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट की कंप्लीशन एक इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है। जानेंगे कि जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के क्या पर्सपेक्टिव्स थे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्या सिग्निफाई करता है, दैट वी विल सी। उसके अलावा आज हमारे पेपर में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है। देखिए, सबसे पहले जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये उड़ीसा में है एंड दिस इज़ फेमस फॉर ब्लैक टाइगर्स। ब्लैक टाइगर्स के लिए ये फेमस है, जिसको मेलानिस्टिक टाइगर्स भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक तो ब्लैक टाइगर्स क्या हैं और एक और चीज़ यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है आज के पेपर में विच इज़ सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स। तो क्या है ये टर्म्स, क्या इसका मतलब है, वो यहाँ पे जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल टुडे टॉक अबाउट गेबॉन। गेबॉन लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था बिकॉज लास्ट ईयर गेबॉन में मिलिट्री कू होता है एंड उसी का फॉलो ऑन आर्टिकल आ चुका है। 6 मंथ बीत चुके हैं गेबॉन के मिलिट्री कू के बारे में जब हुआ था एंड इसे लेकर एज ऑफ नाउ वहाँ पे क्या अपडेट चल रही है, दैट विल ट्राई टू फॉलो। एंड लास्टली WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही है आबू धाबी में और वहाँ पे फ़िश सब्सिडीज़ को लेकर जो इशू है वो रेज़ किया गया। क्या है ये फ़िश सब्सिडीज़ का इशू और इंडिया का क्या स्टैंड है इसे लेकर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आज की इस वीडियो के. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल, जो कि इसरो के गगनयान मिशन के बारे में है. नाउ गगनयान मिशन को लेकर न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन 4 एस्ट्रोनॉट्स के नेम अनाउंस किए हैं दैट विल फ्लाई टू द लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि इसरो के गगनयान मिशन का हिस्सा बनेंगे. उनके नाम यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं. तो बेसिकली केरला में हमारा जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, वहाँ पे पीएम ने विजिट किया एंड इंडिया के पहले क्रूड्स जहाँ पे क्रू जाने वाला है, ऐसा इंडिया का स्पेस मिशन जो है उसे लेकर 4 एस्ट्रोनॉट्स के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे अनाउंस किए गए. So it includes Group Captain Prashant Balakrishnan Nair, Group Captain Ajit Krishnan, Group Captain Angad Pratap and Wing Commander Shubhanshu Shukla. तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनके नेम अनाउंस किए गए हैं. सो इनको सेलेक्ट किया गया है इंडिया के पहले क्रू मिशन टू द स्पेस के लिए. ठीक है जी. एंड इसको लेकर जो ट्रेनिंग है एस्ट्रोनॉट्स की, वो जून 2019 में शुरू हो गई थी. इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि रशिया के अंदर भी इनको ट्रेनिंग दी गई है, और उसके अलावा इंडिया के अंदर जो हमारा एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जो कि इसरो ने बेंगलुरु के अंदर इस्टेब्लिश की है, वहाँ पे भी इनको ट्रेनिंग दी गई है. सो गगनयान के बारे में कुछ बेसिक बातें जो हमें क्लियर होनी चाहिए. सबसे पहला तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि गगनयान इसरो की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है. दिस इज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी ऑफ इसरो, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन क्रू जो है उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेजा जाएगा और उसके बाद सेफली अर्थ के ऊपर वापस लाया जाएगा. सो इन दिस वी विल बी लॉन्चिंग अ ह्यूमन क्रू टू अ लो अर्थ ऑर्बिट, और इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर देते हैं LEO, लो अर्थ ऑर्बिट. तो बेसिकली कुछ 400 किलोमीटर के ऑर्बिट तक ले जाया जाएगा एंड देन दैट ह्यूमन क्रू विल बी ब्रॉट बैक टू द अर्थ सेफली. ये इसका एक बेसिक हम कह सकते हैं कि मिशन है गगनयान का. एंड इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज़ होने वाला है, हमने इसके बारे में रिसेंटली जाना है, दैट इज़ GSLV Mark 3. और हम ये भी बात जान चुके हैं, हमने रिसेंटली स्टडी किया था, दैट इट इज़ नाउ नोन एज LVM-3. ठीक है, लॉन्च व्हीकल 3 जो है कि नाम से इसको यूज़ किया जा रहा है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द लॉन्च व्हीकल इन द गगनयान मिशन. एंड हमने इसकी बात की थी बिकॉज रिसेंटली इस व्हीकल को ह्यूमन रेटिंग जो है वो दी गई है आफ्टर अ लॉट ऑफ टेस्टिंग. ठीक है, ये लगातार हम फॉलो करते आ रहे हैं. और अभी एस्ट्रोनॉट्स के नेम जो है वो अनाउंस हो गए हैं. सो दीज एस्ट्रोनॉट्स वर ट्रेन्ड इन इंडिया, और उसके अलावा किस तरीके से वेटलेस कंडीशन में जो फ्लाइंग होती है उससे इनको फेमिलराइज करवाया जा रहा है इनके ट्रेनिंग के कोर्सेज़ के अंदर. तो बहुत सारे हमारे आर्म्स जो हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के, इवन हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, इसरो के, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रीज़ सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो बड़ा एम तो यही है इसका कि हमारी जो ह्यूमन स्पेस कैपेबिलिटी है उसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि इसरो ह्यूमन बींग्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है और सेफली वापस हम अर्थ पे आ सकते हैं. सो दिस मिशन इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इनकरेजमेंट फ्रॉम पीपल, स्पेशली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करियर को परस्यू करते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा इनकरेजिंग मिशन ये होने वाला है. सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं गगनयान स्पेसक्राफ्ट के, सबसे पहले तो आपने ये टर्म्स बहुत सारे आर्टिकल्स में सुनी होंगी, तो आज हम इसे एक बार क्लियर कर देते हैं. गगनयान स्पेसक्राफ्ट जो होने वाला है, इसमें होगा एक ऑर्बिटल मॉड्यूल. ठीक है, जब हम ऑर्बिटल मॉड्यूल की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये गगनयान मिशन का एक सेंट्रल हब है. बिकॉज ये जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है ये अर्थ को ऑर्बिट करने वाला है. एज द नेम सजेस्ट, दिस इज गोइंग टू ऑर्बिट द अर्थ. और इसी ऑर्बिटल क्रू में, इसी ऑर्बिटल मतलब बेसिकली मॉड्यूल में आपका क्रू मॉड्यूल भी होने वाला है, एज द नेम सजेस्ट, जहाँ पे क्रू होगा. एंड प्लस यहाँ इसी में सर्विस मॉड्यूल भी प्रेजेंट होगा. तो इसमें पूरा का पूरा जो एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं वो सब ऑर्बिटल मॉड्यूल में दिए जाएंगे. अब क्रू मॉड्यूल एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे क्रू होने वाला है. तो इसमें जस्ट लाइक जैसे अर्थ के ऊपर एनवायरनमेंट है,
ऐसे इन्वायरमेंट वाली कंडीशंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। क्रू मेंबर्स के लिए स्पेस में अर्थ के जैसा इन्वायरमेंट इस क्रू मॉड्यूल में मेंटेन किया जाएगा। इसमें क्रू इंटरफेस कर पाएगा, ह्यूमन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे होंगे, प्रॉपर लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा। एंड जो सर्विस मॉड्यूल है इसमें एक तो जैसे कि आपका जो सर्विसेज होने वाले हैं यहाँ पे, प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो यहाँ पे लगा हुआ होगा सर्विस मॉड्यूल के अंदर। जो थर्मल सिस्टम है वो यहाँ पे लगाया जाएगा। पावर सिस्टम इस पूरे ऑर्बिटल क्रू का जो है वो यहाँ पे होने वाला है। एवियोनिक सिस्टम भी यहाँ पे होने वाला है जो कि इसकी फ्लाइट डायमेंशंस को देखेगा। तो इन सब से ये सारा जो सर्विस मॉड्यूल है ये क्रू मॉड्यूल को, क्रू मेंबर्स को जितनी भी सर्विसेज चाहिए, जो भी नेसेसरी सपोर्ट चाहिए जब वो ऑर्बिट में होंगी, तो ये यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी टेस्टिंग हो रही है। आजकल आज के आर्टिकल में भी इन टेस्ट के नाम लिखे गए हैं। जैसे कि एक टेस्ट है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, आप इसका नाम देखिए और समझिए कि ये टेस्ट क्या होगा। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट होता है ना उसका हिस्सा है। तो यहाँ पे 5 टन का एक डमी मास है जो कि बेसिकली क्रू मॉड्यूल के मास के जितना होगा, उसको फ्री एयर से ड्रॉप किया जाएगा। कुछ 2.5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से ड्रॉप किया जाएगा टू चेक कि एयर ड्रॉप टेस्ट कैसे होने वाला है। जो पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट है उसकी सेफ्टी और उसकी एफिशिएंसी टेस्ट की जाएगी। सिमिलरली पैड अबॉर्ट टेस्ट आज के पेपर में मेंशन किया गया है। पैड अबॉर्ट टेस्ट ये एक तरह का ट्रायल रन होता है जिसमें देखा जाता है कि जो स्पेसक्राफ्ट है उसका जो लॉन्च जब होता है तो उसका अबॉर्ट सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो सिग्निफिकेंटली अगर कोई कोई पोटेंशियल फेलियर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे केस में सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है कि क्विकली जो क्रू मेंबर्स हैं वो स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ सकें और ये जो मिशन है ये वहीं पे अबॉर्ट हो सके। तो ये इस चीज़ को सिग्निफाई करता है पैड अबॉर्ट टेस्ट। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और टेस्ट हमारे पास आता है अबॉर्ट टेस्ट के अलावा, विच इज़ क्रू अबॉर्ट टेस्ट। अब देखो क्रू अबॉर्ट टेस्ट जो तो पैड अबॉर्ट टेस्ट है वो लॉन्च को अबॉर्ट करने के लिए है, और जो क्रू अबॉर्ट टेस्ट है इसमें अगर कोई भी अनप्रेशराइज्ड वर्जन आता है क्रू मॉड्यूल के अंदर तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है, जिसमें पैराशूट्स होंगे ऑफ कोर्स। एंड जो क्रू मॉड्यूल है इसको लॉन्च तो कर दिया जाएगा एक सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट के साथ, और जो ये जो मिशन है इसमें अबॉर्ट कंडीशंस को स्टिमुलेट कर दिया जाएगा कि अगर कहीं पे भी गगनयान मिशन के अंदर क्रू को एस्केप करना है तो ऐसे केस में जो क्रू मॉड्यूल है ये बाकी का जो व्हीकल है उससे सेपरेट हो जाएगा और फर्दर यहाँ से अबॉर्शन जो है मिशन की वो की जा सकती है। तो क्रू अबॉर्ट कर सकता है इस टेस्ट मिशन से। देन देर इज़ व्योमित्रा। व्योमित्रा के बारे में तो हम जानते ही हैं कि ये एक अनक्रूड गगनयान मिशन है जिसमें माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। वो सभी फंक्शंस को टेस्ट किया जाएगा जो कि ह्यूमन कर सकते हैं अप देयर, तो उसके लिए व्योमित्रा आ रहा है। तो ये सब चीज़ों के नाम हम गगनयान से जुड़े हुए चीज़ों में सुनते हैं। ठीक है। सो अब बात आती है गगनयान मिशन का बेनिफिट क्या है। देखिए गगनयान इनोवेशन को प्रमोट करता है, स्पेस साइंस एंड टेक में ग्रोथ और कोलैबोरेशन का एक तरह से हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सो इट्स गोइंग टू बी अ लैंडमार्क मिशन इन इसरोज हिस्ट्री। ठीक है। काफ़ी मेटिकुलसली टेस्टिंग हो रही है, ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो इस मिशन में लगाई जा रही हैं ताकि इस मिशन के एग्जीक्यूशन में कोई भी कमी ना रह सके। सो इट्स गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट मिशन। इंटरनेशनल स्टेज पे भी एक बहुत सिग्निफिकेंट मिशन रहने वाला है और हमारी पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए ये एक मोराल बूस्टर के जैसे एक्ट करेगा। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इससे कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो स्पेस टूरिज्म का जो सेक्टर है उसकी भी डेवलपमेंट होगी, उसकी भी प्रमोशन होगी। सो इससे इतनी बात से आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि बात करता है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। अब आप हेडलाइन देखिए, हेडलाइन क्या कह रहा है, 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। तो 10,000 जीनोम मैपिंग का एक प्रोजेक्ट था जो कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर था एंड ये कंप्लीट हो चुका है।
तो बेसिकली हमारी ये कोशिश है कि इंडिया का एक हम जीनोम सीक्वेंसिंग का डाटाबेस बना सकें, जिससे कि हमें पता चले कि इंडिया में जो पॉपुलेशन रहती है उसमें किस किस तरह का जेनेटिक मेकअप प्रेजेंट है। जेनेटिक मेकअप की डाइवर्सिटी को शो करने के लिए ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया, जिसमें कि जीनोम सीक्वेंसेस का डाटाबेस जो है उसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। क्या है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट? सबसे पहले याद रखेंगे ये जो इनिशिएटिव है ना, ये 2020 में लॉन्च किया गया था बाय योर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इसरो। नेवर फॉरगेट दिस। यहीं पे गलती हो सकती है, लगेगा कि इसरो तो भाई स्पेस वाले काम कर रहा है, इसरो यहाँ पे क्यों आएगा, लेकिन नहीं, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसरो ने, जहाँ पे एम रखा गया था, जो कि आज की हेडलाइन है कि इंडिया में 10,000 जो इंडियन जीनोम्स हैं इनको सीक्वेंस किया जाएगा। वी विल सीक्वेंस देम और यहाँ से जो डाटा आएगा उस डाटा को कलेक्ट किया जाएगा फॉर द रेफरेंस ऑफ आवर जीनोम। तो बेसिकली तो यहाँ पे हम करना क्या चाहते हैं, हम इसको फर्दर भी देखेंगे। इंडिया के हम जीनोम सिस्टम को समझना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जेनेटिक वेरिएशन कितने तरह की प्रेजेंट है और इससे हम डिजीज़ की प्रेवलेंस, मेडिसिन की वर्किंग, कौन कौन सी चीज़ों से हम ज़्यादा प्रोन हैं, कौन सी डिजीज़ेज ऐसी हैं, कौन सी म्यूटेशंस हो सकती हैं, इन सब को हम समझ पाएंगे। तो इस पूरे मिशन में 20 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया गया, जिसमें सैम्पल्स को कलेक्ट किया गया और एक तरह का रेफरेंस ग्रिड जो है वो बनाया गया और इंडिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश की गई, जिससे कि हमारा जो हेल्थ केयर है उसे हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के जीन्स के हिसाब से हम पर्सनलाइज कर पाएँ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस बायोटेक इसमें यूज़ हुई है, हेल्थ केयर डिजीज़ेस के ऊपर ये काम कर सकता है। इवन हम इससे ये समझ पाएंगे कि हमारे पास वो ऐसे कौन कौन सी डिजीज़ेस प्रेवलेंट हैं, कौन कौन सी न्यूट्रिशंस की हमें ज़रूरत है। तो एक ओवरऑल पिक्चर जेनेटिक वेरिएशंस की हमारे पास आ सकती है। अब देखिए, एक टर्म जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है वो है जीनोम सीक्वेंसिंग। आई हैव यूज द टर्म जीनोम सीक्वेंसिंग कि 10,000 इंडियन जीनोम को की सीक्वेंसिंग की गई। तो सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि जो हमारा कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कि किस में प्रेजेंट होती हैं, डीएनए में। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज योर डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आप पढ़ते हैं इसके बारे में अपनी साइंस की क्लासेस में। ठीक है, तो जो डीएनए है एक ऑर्गेनिज्म का, उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डाइसिफर करना, उस कंप्लीट सेट को स्टडी करना, इसे कहा जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो हमारे पास बेसिकली 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं। आपने ये टर्म्स देखी होंगी, ए, सी, जी एंड टी। ए इज यूज फॉर एडेनाइन, ये एक बेस है। सी इज़ यूज फॉर आपका साइटोसिन के लिए ये यूज़ होता है। जी इज़ यूज फॉर ग्वानिन एंड टी इज़ यूज फॉर थायमीन। दीज आर योर 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस और इनको स्टडी किया जाता है, इनको देखा जाता है। सो इन लेटर्स को मिलाकर ओवर 3 बिलियन ह्यूमन जीनोम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एंड जो डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स हैं वो एक टाइम पे शॉर्ट स्ट्रेच को ही हैंडल कर पाती है, तो इसीलिए ह्यूमन जीनोम में जो डीएनए हैं उनको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। हाँ, वायरसेस के भी जीनोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के पास डीएनए है हमारा एज अ जीनोम, वायरसेस में या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ये वायरस आरएनए वायरस है और ये वायरस डीएनए वायरस है। ठीक है जी, तो ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इससे इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को, वास्ट पॉपुलेशन को स्टडी किया गया और देखा गया कि हमने यहाँ पे 4600 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में हमारी पॉपुलेशन को डिवाइड किया, जो कि किसी तरह की जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करते हैं।
ठीक है। और ये जो यूनिक वेरिएशंस आती हैं वो म्यूटेशंस के फॉर्म में आती हैं, एक पॉपुलेशन ग्रुप के फॉर्म में आती हैं। तो इंडिया के प्रॉपर जेनेटिक लैंडस्केप को स्टडी करने के लिए ये बनाया गया है। इससे हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन लेकर आ सकते हैं। और अब अपार्ट फ्रॉम दिस एक बायो बैंक यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पे 20,000 ब्लड सैंपल्स को स्टोर किया गया है, जिसमें कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जो एफर्ट्स हैं वो किए गए हैं। ठीक है जी। सो जीनोम सीक्वेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इवन विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि जो हमारे पास क्रॉप्स हैं उनके अंदर जो जीनोम्स हैं वो किस किस डिजीज़ से रेजिस्टेंट हैं या फिर टॉलरेंट हैं, उनके बारे में जाना जाता है। यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की जो बेसिक बातें हैं वो समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गैबॉन की। ठीक है, अब देखिए गैबॉन आपका सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, बहुत ही रॉयल ऑयल है, यहाँ पे ऑयल रिच कंट्री है। लेकिन ऑयल रिच होने के साथ साथ यहाँ पे पावर्टी भी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लास्ट ईयर हमारे सामने आती है जब यहाँ पे कुछ सोल्जर्स मिलिट्री कू का अटेम्प्ट करते हैं और पावर को सीज कर लेते हैं, और जो गैबॉन के प्रेसिडेंट थे उनको हाउस अरेस्ट में ले लेते हैं। कू जब हुआ तो उन्होंने ये एलिगेशंस लगाई कि गैबॉन के प्रेसिडेंट अली बोंगो के दौरान जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शंस में फ्रॉड हुए हैं और करप्शन हुआ है, और जिसके चलते गैबॉन के प्रेसिडेंट अली बोंगो को लेकर कंट्री में बहुत डिसकंटेंटमेंट थी। तो इसको देखते हुए कू का अटेम्प्ट किया गया। 6 महीने हो चुके हैं जब बोंगो डायनेस्टी का कू होता है, और वहाँ पे जो मिलिट्री लीडर आते हैं, द कू लीडर इज़ जनरल ब्राइस ओलिगियो, जिन्होंने आकर इस कू को फर्दर प्लेस किया और प्रेसिडेंट को हाउस अरेस्ट में लिया। तो 6 महीने के बाद भी डिस्पाइट बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मिलिट्री कू को लेकर ऑथोरिटेरिज्म का कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल अपने पास रख रहे हैं, इलेक्शंस नहीं अभी करवा रहे हैं, कि उसके बावजूद भी गैबॉन में द मिलिट्री द लीडर इज़ वेरी फेमस। ठीक है, अभी लग ये रहा है कि अगस्त 2025 नेक्स्ट ईयर गैबॉन के अंदर इलेक्शंस होंगे, तो तब का फॉलो अभी तक वहाँ पे देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ हमारे लिए गैबॉन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब हम अफ्रीका के बारे में स्टडी करते हैं, हम वेस्टर्न अफ्रीका देखते हैं और इस तरह साउथ की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक कंट्री आता है जिसका नाम है गैबॉन। ठीक है, गैबॉन के नॉर्थ में यहाँ पे एक कंट्री है छोटा सा जिसका नाम है इक्वेटोरियल गिनिया। इक्वेटोरियल गिनिया इसके नॉर्थ में है। फिर यहीं पे आ जाता है कैमरून इसके नॉर्थ में, और इसके साउथ में यहाँ पे आ जाता है कॉन्गो। ठीक है, कुछ इस तरीके से लोकेटेड है गैबॉन। गैबॉन ऑयल रिच है, ये बात हमने देख लिया। अटलांटिक ओशन को ये बॉर्डर करता है, ये बात भी देख ली हमने। यहाँ पे है आपका अटलांटिक ओशन, और ये पहले एक फ्रेंच कॉलोनी था, और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइज जुड़े हुए हैं फ्रांस को लेकर। फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की जाती है। एंड कैमरून, इक्वेटोरियल गिनिया और कॉन्गो के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसे गैबॉन को कहा जाता है अफ्रीकाज लास्ट ईडन। ठीक है, एंड यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है, लोएंगो नेशनल पार्क, जो कि वाइल्ड लाइफ वॉचिंग स्पॉट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अपार्ट फ्रॉम दिस गैबॉन ऑल्सो हैज़ द हाइएस्ट अर्बनाइजेशन रेट्स इन अफ्रीका। ठीक है, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन के रेट्स हैं। सब सहारन रीजन में गैबॉन 4th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर भी है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है ये OPEC का मेंबर भी रहा है। लेकिन इसकी जो ऑयल वेल्थ है वो कहीं ना कहीं कुछ ही हैंड्स के अंदर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ की पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ याद रखेंगे, लास्ट ईयर गैबॉन में होता है मिलिट्री कू। देखो अफ्रीका के कितने सारे कंट्रीज में मिलिट्री कू हुआ है, कैन यू ट्राई टू रिकॉल? हमने कुछ ही दिन पहले इकोवास की बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट इकोवास, एंड तब भी हमने देखा था कि नाइजर में कू हुआ है, बुर्किना फासो में कू हो रखा है, माली में कू हो रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस सूडान के अंदर 2023 और 2021 में कू होता है, और आज में पता चल रहा है कि गैबॉन में भी कू हुआ है।
राइट तो इसीलिए जब भी हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो हम वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, बिकॉज देयर आर सो मैनी कंट्रीज़ इन द वेस्ट, इन अफ्रीका और इवन इन दी सब सहारन एंड सहारन रीजन जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बात थी हमारे गैबॉन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सिमली पाल टाइगर रिजर्व के फेमस ब्लैक टाइगर्स के बारे में। ठीक है, ब्लैक टाइगर्स या फिर सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स, जो कि खास तौर पे एक यूनिक फिनोटाइप है जो कि सिमली पाल टाइगर रिजर्व में हमें मिलती है। तो देखिए, मेलानिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है जहाँ पे मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। मेलानिन बेसिकली ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे स्किन में होता है, दैट प्रोड्यूसेस हेयर, जो कि आई हेयर को कलर देता है, पिगमेंट देता है, आई को पिगमेंट देता है, स्किन पिगमेंटेशन लेकर आता है। तो वो जो एलिमेंट है दैट इज़ मेलानिन। तो मेलानिज्म वो जेनेटिक कंडीशन होती है जहाँ पे मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एनिमल्स की अगर हम बात करें तो अगर उनकी स्किन में बढ़ गई तो उनके पास पूरे ब्लैक स्किन होगी या फिर ब्लैक फेदर्स होंगे, और इवन जो हेयर होंगे एनिमल में वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होंगे। तो जो सिमली पाल टाइगर रिजर्व है वहाँ पे बहुत सारे रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, और उनकी एक यूनिक लीनिएज चलती हुई आ रही है कि उनमें बाकी टाइगर्स के कंपैरिजन में जो मेलानिन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से उनके पास उनकी बॉडी पे, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ब्लैक एंड येलो इंटरस्पर्स स्ट्राइप्स होती हैं उनके कोट के ऊपर। सो ये कंप्लीटली ब्लैक नहीं होते, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड येलो का जो स्ट्राइप है वो चलता है, एंड इसीलिए इनको सूडो मेलानिस्टिक टर्म भी इनके लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, सो इसको लेकर इवन रिसर्च भी की गई है कि ये जो ब्लैक टाइगर्स हैं इनके ऊपर जो स्ट्राइप्स जो डेवलप होती हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं जेनेटिक एनालिसिस जब होता है तो वो देखा गया है कि इंटर ब्रीडिंग की वजह से ये जो मेलानिज्म का जो ट्रेट है उसकी एक यूनिक लीनिएज सिमली पाल टाइगर रिजर्व में आई है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात भी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक साइजेबल नंबर को लेकर कंसर्न व्यक्त किया गया है बाय द सिमली पाल टाइगर रिजर्व, बिकॉज अ लॉट ऑफ इन ब्रीडिंग इज गोइंग ऑन। तो इसी लेकर उड़ीसा गवर्नमेंट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को ये लिखा है कि वो कुछ और फीमेल टाइगर्स को किसी और लैंडस्केप से, किसी और एरिया से इंट्रोड्यूस करें सिमली पाल टाइगर रिजर्व में, ताकि ये जो प्रेजेंस है मेलानिज्म की, ये जो इन ब्रीडिंग जो हो रही है, कुछ नए इंडिविजुअल्स यहाँ पे ऐड किए जा सके। सो आगे बढ़ते हैं, लास्टली बात करते हैं WTO में फिशिंग सब्सिडी का जो इशू रेज हुआ है। देखिए, 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही है, और यहाँ पे फिशिंग सेक्टर को जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है उसे लेकर क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन रेज किया गया है। अब कुछ बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले WTO में हमारे पास एक 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जब होती है तो वहाँ पे पहली बार फिशिंग सब्सिडीज़ को लेकर, फिशरीज़ की से जुड़ी हुई सब्सिडीज़ को लेकर एक बड़ा डिसीजन आता है। दिस वॉज द फर्स्ट एवर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जहाँ पे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए फिशरी सब्सिडीज़ जो हैं वो लाई गई 12th WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में। और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई कि हमारा जो, स्पेशली अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14.6 देखें, ये टारगेट करता है कि जो हार्मफुल फिशरी सब्सिडीज़ हैं उनको यहाँ पे बंद किया जाए, रोका जाए, और जो ओवर कैपेसिटी, ओवर फिशिंग जो की जा रही है, इलीगल फिशिंग सब्सिडीज़ जो दी जा रही हैं, इन सबको रोका जा सके। तो इसको लेकर 12th WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में फिशरी सब्सिडी को लेकर एक एग्रीमेंट आता है, जिसके अंदर इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग के ऊपर जो सब्सिडीज दी जाती हैं उनको प्रोहिबिट कर दिया गया। ये टर्म यूज होती है, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। उसी के साथ साथ जो ओवरफिश्ड स्टॉक्स हैं, ओवरफिश्ड स्टॉक्स, उनके ऊपर सब्सिडी को प्रोहिबिट किया जाता है। एंड सब्सिडी जो कि फिशिंग या फिर फिशिंग से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को दी जाती हैं जो कि हाई सी एरियाज़ में होती हैं, उनको भी यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है। तो 3 चीज़ें याद रखेंगे, ओवर फिशिंग को की जाता है, उसके अलावा IUU इलीगल,
अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड, एंड द थर्ड वन इज हाई सीज। हाई सीज में जो फिशिंग या से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ हैं उसे लेकर जो सब्सिडी दी जाती है उसे प्रोहिबिट किया गया है। एक और चीज़ यहाँ पे है, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दिया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अगर इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको टेक्निकल असिस्टेंस दी जाए और उनकी कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ाई जाए। एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट ये था कि इट विल नॉट अप्लाई फॉर 2 years। ठीक है, जब से ये एग्रीमेंट का फोर्स में आया है तब से लेकर अगर कहीं पे डिस्प्यूट सेटलमेंट है तो 2 साल के लिए ये अप्लाई नहीं होगा, उसके बाद से ये अप्लाई किया जाएगा। अब इंडिया का इसे लेकर स्टैंड क्या है, जो कि इस आर्टिकल में हमने इवन जो अभी करंट 13th कॉन्फ्रेंस चल रही है वहाँ पे ये रखा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लोएस्ट फिशरी सब्सिडीज़। ठीक है, और हम सबसे कम सब्सिडीज़ दे रहे हैं और हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि सस्टेनेबल मैनर में फिशरी सोर्सेज को हार्नेस करती है। हम फिशरी से जुड़े हुए रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे लाइक एनी एडवांस्ड फिशिंग कंट्री। हमारा जो फिशिंग सेक्टर है वो प्राइमरीली स्मॉल स्केल और ट्रेडिशनल फिशर्स के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो एग्रीमेंट है जिसमें कहा गया है कि जो फिशिंग वेसल्स हैं या फिर फिशिंग ऑपरेटर्स जो हैं उनको सब्सिडी ना दी जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए, तो इससे बेसिकली इलीगल, अनरेगुलेटेड ऐसी फिशिंग को कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि बेसिकली कोस्टल कंट्री जैसे कि इंडिया है हमारे फिशिंग रिसोर्सेज से हमें डिप्राइव करता है, जो कि हमारी फिशिंग कम्युनिटी की जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर अफेक्ट करता है। और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे रेज़ किया और हमने ये कहा कि अगर आप फिशिंग सब्सिडी एग्रीमेंट लेकर आते हैं तो इट शुड बी ब्रॉट अप बाय द प्रिंसिपल ऑफ CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इवन जस्ट लाइक पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, कि हमारी जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो कुछ इस तरीके का इलीगल ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रही है, तो हमारे ऊपर सब्सिडी का जो चेक एंड बैलेंस है वो नहीं होना चाहिए। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि फिशरी को लेकर जो सब्सिडी दी जाती है उसको लेकर किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। एंड इंडिया इज़ ओपनली एडवोकेटिंग फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एंड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, जिसमें हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि 25 साल का ट्रांजिशन पीरियड मिलना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो अपने लाइवलीहुड को एड्रेस कर सकें। इंडिया में जो फिशरमैन हैं उनकी फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स को हम एड्रेस कर सकें, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे रेस की है। वैसे भी इंडिया में फिशरी सेक्टर को जो सब्सिडी दी जाती है इट इज़ गिवन अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।